वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है और कई बार 2 से 3 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मूले हैं जो आपको याद भी करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और उन्हें यूटिलाइज करना भी आना चाहिए। इसलिए किस स्पेसिफिक फॉर्मेट में किस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने से क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, हम उसके बारे में बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं। इसलिए अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से समझते हुए चलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज का हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। इंटरेस्ट 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मेट में। अब सिंपल इंटरेस्ट का केस मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में तब होता है जब ये बात नहीं बताई गई है कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट ये नहीं बोला, केवल कहा गया फाइंड द इंटरेस्ट या कैलकुलेट द इंटरेस्ट, तो वो सिंपल इंटरेस्ट का केस होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट टर्म को यूज़ किया जाएगा, तब वो क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मेट का होता है। अब ऐसे केस में अगर हम किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट को कहीं पर इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, किसी से बोरो लेट करते हैं, किसी को लेंड करते हैं, तो वो इनिशियल वैल्यू हमारे लिए प्रिंसिपल होती है और इसे डिनोट करते हैं पी से। अब इस पैसे को अगर कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो किस स्पेसिफिक रेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रेट भी हमें दिया होना चाहिए, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, परसेंट पर एनम। अब इस रेट से इस वैल्यू को कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है या बोरो किया जा रहा है या लेंड किया जा रहा है, तो वो ड्यूरेशन हमारे लिए टाइम, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट में या फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ये बात मैटर करती है कि जिस फॉर्मेट का रेट है उसी फॉर्मेट में हमें टाइम भी चाहिए। तो टाइम और रेट की फॉर्मेट्स की जो आइडेंटिटी की फॉर्मेट्स, तो टाइम एंड रेट की आइडेंटिटीज़ की जो फॉर्मेट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर टाइम ईयर्स में दे रखा है तो रेट पर एनम होना चाहिए, टाइम हाफ ईयरली दिया है तो फिर रेट हमारा हाफ ईयर फॉर्मेट में होना चाहिए, टाइम अगर क्वार्टरली दिया है तो फिर रेट क्वार्टरली होना चाहिए। अगर सेम फॉर्मेट नहीं है तो हमारा आंसर गलत आएगा। वन मोर थिंग, अगर हमसे क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाना है तो फिर हमें क्वार्टरली के रेट और टाइम ही चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि ये बात मैटर करती है कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाना है, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, तो फिर उसी फॉर्मेट का रेट और टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए इंटरेस्ट कंपाउंडेड अगर हो रहा है एनुअली तो रेट टाइम कितना लेंगे, हाफ ईयरली तो रेट टाइम कितना लेंगे, इसको डिस्कस करते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग कि हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो फिर वो एनुअल बेसिस का ही केस होता है। ओके, तब वो एनुअल बेसिस का केस होगा और एनुअली के केस में रेट ऑफ टाइम मोस्ट प्रोबेबली हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, तो डेट मीन्स टाइम हमें टी ईयर्स गिवन होगा जैसा हमने कंसिडर किया हुआ है। ओके, और रेट आपको आर परसेंट पर एनम गिवन होगा। लेकिन अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है तो भी रेट और टाइम एनुअल बेसिस के ही दिए होंगे। ओके, तब उस केस में आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर हाफ ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और टाइम एनुअली दिया हुआ है, दैट मीन्स ईयर्स में दिया हुआ है, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ ईयर्स, तो टी ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे, तो 2 इंटू टी, तो दैट मीन्स जो भी एनुअल बेसिस का टाइम दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इतना ड्यूरेशन लेंगे हाफ ईयर के केस में। रेट और टाइम एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होती हैं, अगर टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एनुअल रेट को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इतना परसेंट हाफ ईयरली का रेट हो जाएगा, ये हाफ ईयरली रेट हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, इसलिए टी ईयर्स में कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे, तो 4 इंटू टी, इतने क्वार्टर्स हो जाएंगे। तो डेट मीन्स क्वार्टरली के केस में जो एनुअल का टाइम दिया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतना परसेंट क्वार्टरली का रेट हो जाएगा। ओके,
एंड सिमिलरली मंथली अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत रेयर केस होता है कि मंथली बेसिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, मोस्टली एनुअल, हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस का ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस बनता है। तो अगर हमें मंथली बेसिस पर कह दिया जाता है तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो टी ईयर्स में कितने मंथ्स हो जाएंगे, तो 12 इंटू टी हो जाएगा। तो डेट मीन्स जो भी एनुअल टाइम दिया उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एनुअल रेट को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना परसेंट मंथली का रेट हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा इतना। ओके तो जिस फॉर्मेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा उसी फॉर्मेट का रेट और टाइम चाहिए। हाफ ईयरली के केस में एनुअल टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, एनुअल रेट को 2 से डिवाइड करते हैं। क्वार्टरली के केस में एनुअल टाइम को 4 से मल्टीप्लाई और एनुअल रेट को 4 से डिवाइड। मंथली के केस में, जो कि बहुत रेयर केस है क्योंकि मंथली में जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर पूछ लिया जाता है तो एनुअल टाइम को 12 से मल्टीप्लाई और एनुअल रेट को 12 से डिवाइड करना होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने का प्रोसेस। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा कैसे? जो भी आप फर्स्ट स्पेसिफिक यूनिट ड्यूरेशन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो जहाँ के प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, तो जब प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा तो नेक्स्ट ईयर उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो डेट मीन्स इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने की प्रोसेस को ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। एंड इसके लिए अगर आपके पास सबसे पहले हमें इस वैल्यू पर इस रेट से इतने ड्यूरेशन के बाद टोटल कितना पैसा हमें रिटर्न होगा, जिसे हम बोलते हैं अमाउंट, उसको फाइंड करना होता है। हम पहले अमाउंट फाइंड करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट ए को फाइंड करने का कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम। दैट मीन्स इस तरह से हम अमाउंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ना अमाउंट आ जाने के बाद आप अमाउंट की वैल्यू में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर दीजिए, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम CI से डिनोट करते हैं। तो दैट मीन्स अमाउंट की वैल्यू प्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम माइनस 1, दैट इज ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेते हैं। दैट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके नाउ अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है डेट मीन्स इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना। अगर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कब मिलेगा? फर्स्ट यूनिट ड्यूरेशन के बाद जाकर इंटरेस्ट की वैल्यू प्रिंसिपल में जुड़ेगी, उससे पहले तो नहीं जुड़ेगी। तो जब इंटरेस्ट की वैल्यू फर्स्ट यूनिट ड्यूरेशन के बाद जाकर प्रिंसिपल में जुड़ेगी तभी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट यूनिट ड्यूरेशन तक तो कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो डेट मीन्स अब आपको ये बात याद रखनी है, इफ इंटरेस्ट दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली, अगर इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर कैलकुलेशन का केस है और आप अप टू 1 ईयर, तो डेट मीन्स लेस देन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज आपस में इक्वल होती। तो डेट मीन्स 1 साल तक का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में बराबर होता है। तो डेट मीन्स जैसे ही ड्यूरेशन लेस देन 1 हो जाता है और एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस है, तब उस केस में हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी हमें। तो अप टू 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में बराबर हो जाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए इसके बेसिस पर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम ऑफ 9 मंथ्स। हमें 9 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके तो हमारे लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है? तो प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, हमें 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दैट इज़ रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारे पास है 4% पर एनम, इस रेट से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ड्यूरेशन हमारे पास है टाइम, दैट इज़ 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बट
क्वेश्चन में कहीं भी ये बात नहीं बताई गई है कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये तो नहीं बताया गया। तो डेट मीन्स एनुअल बेसिस का इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस हो जाएगा। और अगर एनुअल बेसिस का इंटरेस्ट कैलकुलेशन के केस में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड, और ये बात नहीं बताई गई कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस हो गया। एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में अगर टाइम की बात करें तो हमारे क्वेश्चन में 9 मंथ्स का टाइम दिया था, जिसे ईयर्स में 9/12, दैट इज एक्चुअली लेस देन 1 ईयर। अगर ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर है या अप टू 1 ईयर भी है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यूज तो इक्वल हो जाती है। तब ऐसे केस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बजाय सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 10,000 है, रेट क्वेश्चन में 4% गिवन है, और टाइम हो गया 9/12 ईयर्स, 9/12 ईयर्स एंड डिवाइडेड बाय 100, दैट इज। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हम कर सकते हैं। 0000 कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से 4 3 12 होगा, 3 से 3 टाइम्स, तो डेट मीन्स 3 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 300 रुपीज़, दैट इज। तो इस केस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आया वो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 300 रुपीज़ हो जाएगी। Now the same question, find the compound interest of rupees 10,000 at the rate of 4% per annum of 9 months compounded quarterly। फिर से हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास अगेन 10,000 है, दैट इज 10,000 रुपीज़। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 4% पर एनम, एंड टाइम हमें गिवन है 9 मंथ्स, दैट इज। लेकिन इस बार क्वेश्चन में बोला गया कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर इंटरेस्ट को क्वार्टरली कैलकुलेट किया जा रहा है तो फिर हमें क्वार्टरली बेसिस पर रेट और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो दैट मीन्स बिकॉज क्योंकि इंटरेस्ट को क्वार्टरली बेसिस पर कैलकुलेट करना है, इसलिए जो भी टाइम आपको दिया गया है 9 मंथ्स, उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 12। एनुअल बेसिस पर अगर इतना टाइम हमारे पास है तो एनुअल टाइम को क्वार्टरली में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 4 करना होता है। ओके, तो दैट मीन्स इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 12 एंड 3 से 3 टाइम्स, तो दैट मीन्स 3 क्वार्टर्स का ड्यूरेशन हो जाएगा, दैट इज। और जो एनुअल का रेट गिवन है, एनुअल का जो रेट गिवन है 4% पर एनम, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो इतना परसेंट क्वार्टरली का रेट हो जाएगा, क्वार्टरली, सो इट बिकम्स 1% क्वार्टरली। तो डेट मीन्स अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेट को 1% एंड टाइम को 3 क्वार्टर्स लेकर सॉल्व करना होगा। वन मोर थिंग, रिमेंबर कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला यूज़ करना है तो फॉर्मूले में जो टाइम की वैल्यू है वो होल नंबर्स होना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पहले हमें अमाउंट फाइंड करना होता है, और अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम, दैट इज टाइम होता है। प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है 10,000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इंटू 1 प्लस रेट हमारा 1% हो गया क्वार्टरली अपॉन 100 एंड टाइम हमारे पास 3। इसे सिंप्लीफाई करना होगा, सो इट बिकम्स 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 1 101 अपॉन 100 इंटू 101 अपॉन 100 इंटू 101 अपॉन 100 हो जाएगा, दैट इज। अब एक्चुअली ये कैलकुलेशन काफ़ी टिपिकल हो गई है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को अवॉइड करते हैं। तो डेट मीन्स अगर सॉल्व करते हैं तो 101 इंटू 101 हो जाएगा, 10201 एंड मल्टीप्लाइड बाय 101 और करना है, एंड इसका होल डिवाइडेड बाय 100 होगा हमारे पास, दैट इज। इसे सिंप्लीफाई करना है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1030301 एंड डिवाइडेड बाय 100। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 10303.01, दैट इज द अमाउंट।
अब इस अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी व्हाट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है हमारा अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। अमाउंट है 10303.01 माइनस 10000, सब्सट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा 303.01। दैट शुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है। अभी अगर हमारे रेट की वैल्यू थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती तो कैलकुलेशन और टिपिकल हो जाता हमारे लिए। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को अवॉइड करते हैं। तो डेट मीन्स अगर हम फॉर्मूला अवॉइड करें तो फिर हमें इसका ऑल्टरनेट चाहिए। तो अब ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा उसे डिस्कस करना है। तो व्हाट आर द ऑल्टरनेट मेथड्स? तो चलिए, ऑल्टरनेट मेथड्स हमारे पास एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का हमारे पास दो और स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं जो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। एक होता है नेट परसेंटेज चेंज कॉन्सेप्ट एंड सेकंड होता है हमारा बॉक्स मेथड। तो दैट मीन्स हम तीन स्पेसिफिक टाइप से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट परसेंटेज चेंज, बॉक्स मेथड एंड बाय द फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। इनमें से मोस्ट प्रोबेबली फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है। ओके, तो हम नेट परसेंटेज चेंज या बॉक्स मेथड के थ्रू अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कंपैरेटिवली इजी रहेगा। ओके, इन मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।